अगर तुमने अभी तक क्लैट के लिए कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं पढ़ा है और तुम्हारे मॉक मार्क्स बहुत ज्यादा लो हैं, लो मींस बिलो 50 हैं या 50 लाइन में हैं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? ईयर फ्रॉम नवंबर टू 7 दिसंबर, यानी कि क्लैट डे तक तुम्हें क्या सारे स्टेप्स लेने हैं, क्या सारी चीजें करनी है, जिसकी वजह से तुम एक गुड रैंक के साथ या एक एवरेज रैंक के साथ एक बेसिक एनएलयू को क्रैक कर सको। देखो, अब मैं अगर तुम्हें ये बात बोलूंगा कि तुम अभी स्टार्ट करके अपनी प्रेपरेशन फ्रॉम जीरो एग्जाम क्रैक कर सकते हो, तो ये झूठ होगा। ये सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूशन ही तुम्हें प्रॉमिस कर सकते हैं कि इस एक्स बैच को खरीद लोगे तो तुम्हारा क्लैट पक्का निकल जाएगा। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं बोलने वाला हूं कि इस चीज को कर लोगे तो ये चीज निकल ही जाएगी, क्योंकि अब तुम बहुत ज्यादा दूर आ चुके हो। अब वो प्रोबेबिलिटी नहीं है कि तुम यहां से स्टार्ट करोगे तो तुम एग्जाम को निकाल लोगे। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी मॉक्स दे रहे हो या थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हो या तुम में एकदम 100% एफर्ट डालने की स्ट्रेंथ है कि तुम यहां से एकदम जी जान लगा दोगे और एग्जाम को निकाल लोगे, तब तो तुम इस वीडियो को आगे देखो, वरना इसको भी क्विट करके आगे बढ़ सकते हो। तो अब हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, या फिर मैं ब्रॉडर कैटेगरी में बताऊं तो इस वीडियो के अंदर क्या सारी चीजों को मैं कवर करने वाला हूं, मैं तुम्हें ये बता देता हूं पहले। तो इस वीडियो में हम लोग 5 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक होने वाला है हम लोग का कि यहां से अगर तुम्हारी प्रेपरेशन स्टेट बहुत खराब है तो तुम सच में एग्जाम क्रैक कर सकते हो या नहीं। सेकेंडली, क्या प्रेपरेशन प्लान होना चाहिए, क्या एग्जैक्टली स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने चाहिए। थर्डली, मॉक मार्क्स को कैसे इंप्रूव करें। फोर्थ, जीके, लीगल रीजनिंग एंड अदर सेक्शंस का क्या प्लान होना चाहिए। एंड लास्टली हम लोग बात करेंगे क्या ऑर्डर होना चाहिए ऑफ अटेम्प्टिंग ऑल द सेक्शंस। तो व्हाइट बोर्ड पे तुमको मैं लेके जाता हूं क्विकली, और हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज कि क्या तुम यहां से सच में एग्जाम को क्रैक कर सकते हो या नहीं। बहुत ही ऑनेस्टली एंड ओपनली मैं तुम्हें इस चीज का आंसर दे दे रहा हूं। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैकिंग एग्जाम? तो 100% प्रोबेबिलिटी है अभी भी कि तुम एग्जाम को क्रैक कर सकते हो फ्रॉम नवंबर। यानी कि अभी जब हम लोग नवंबर में खड़े हैं तो नवंबर में अगर तुम यहां से भी थोड़ी सी एफर्ट करोगे तो एग्जाम निकाल सकते हो। लेकिन अगर तुम मुझे एक दूसरा साइड बोलोगे कि तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और तुम स्टार्ट करने वाले हो, या तुमने पूरा साल बर्बाद किया है और अब तुम एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, नहीं हो सकता है। ये जरूर हो सकता है कि तुम थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, तुमने कुछ मॉक्स दिए हैं, कुछ मॉक्स की एनालिसिस की है, लेकिन तुमने रिदम को गेन नहीं किया है। तो रिदम गेन करना इज पॉसिबल, बट स्टार्ट करके एग्जाम निकालना इज नॉट पॉसिबल। वो झूठ है एब्सोल्युटली। अगर उस तुमने कुछ भी नहीं किया है तो छोड़ दो यहाँ से प्रेपरेशन, दूसरे एग्जाम्स को टारगेट करो। तुम टारगेट कर सकते हो पंजाब यूनिवर्सिटी को, कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है। स्लैट को टारगेट कर सकते हो। एमएचसीईटी की प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दो। क्लैट मुझे नहीं लगता तुम्हें देने की भी कोई जरूरत है, अगर तुम बहुत ही बुरी स्टेट में हो तो। मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। सिर्फ उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो अभी मुझसे स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे बच्चे आते हैं कि मैं तो अब बस स्टार्ट करने वाला हूँ और मोस्ट प्रोबेबली मैं एग्जाम निकाल लूंगा अगले 1 महीने पढ़ के। नहीं होगा। तो ये वाली बात तो हम लोग छोड़ देते हैं। अब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ कि नहीं? डेफिनेटली निकाल सकते हो। इस सिचुएशन में भी, मतलब लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, वो साल भर आईपी मैट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा था, और लास्ट के 1 मंथ में उसने प्रेपरेशन की थी ऑफ क्लैट। और इस 1 मंथ की प्रेपरेशन से उसकी अप्रोक्सीमेटली 800 रैंक आई थी। मतलब 800 डिश कुछ रैंक आई थी। तो ये चीज पॉसिबल है, लेकिन ये इसलिए उसके साथ पॉसिबल हो पाया क्योंकि वो आईपी मैट की प्रेपरेशन कर रहा था। एंड आईपी मैट की कोई भी बच्चा अगर प्रेपरेशन कर रहा है तो उसका ऑलरेडी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्गर होगा, तो मैथ्स में ये बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किया। लॉजिकल रीजनिंग उसको ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आईपी मैट में हायर लेवल ऑफ लॉजिकल रीजनिंग आता है इन कंपैरिजन टू क्लैट। एंड थर्डली, इन दोनों में इंग्लिश भी कॉमन है। तो अब यहाँ पे बहुत सारा पोर्शन उसका तैयार था, उसको सिर्फ जीके एंड लीगल रीजनिंग को प्रिपेयर करना था, और उस चीज को उसने अचीव कर लिया इन 1 मंथ ऑफ प्रेपरेशन। तो इस तरह की अगर तुम्हारी सिचुएशन है डेफिनेटली कर सकते हो। ये नहीं बोल सकता हूं मैं कि तुम ऑल इंडिया रैंक 1 ले आओगे, टीयर 1 एनएलयू निकाल लोगे। इसके बाद हम लोग सेकंड फेज ऑफ द वीडियो पे आ जाते हैं। सेकंड फेज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे लिए प्रेपरेशन प्लान क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली मुझे क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। देखो, सबसे पहली चीज, जो भी रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं यहां से एग्जाम के लिए, उन सारे डेज में के लिए तुम्हें क्या टास्क फॉलो करना है, उस टास्क की लिस्ट बना लो। अब ये मत सोचो कि मैं 1 हफ्ते का बनाता हूँ, 10 दिन का बनाता हूँ, 5 दिन का बनाता हूँ, 2 दिन का बनाता हूँ, कल क्या पढ़ना है उसे प्लान करूंगा। जितने दिन बचे हुए हैं सारे के सारे दिन के टास्क बना लो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने डिसाइड कर लिया मंडे को मुझे क्या करना है, क्या सारे गोल्स को अचीव करना है। नेक्स्ट डिसाइड कर लो ट्यूसडे के क्या गोल्स हैं।
तो इस तरह से जो भी तुम्हारे गोल्स हैं एवरी डे के, उन सारे के सारे गोल्स की लिस्ट बना लो सिर्फ। अब लिस्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? तुमने एक दिन को लिखा, उस दिन के आगे तुम लिख दो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे मेरे टास्क हैं। तो इस तरह से टास्क लिस्ट को रेडी कर लो। अब इस टास्क लिस्ट को तुम्हें हर दिन अचीव करना ही होगा। अगर इसको अचीव नहीं करते हो तो फिर तो सब कुछ खत्म है, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कितनी चीजें होनी चाहिए इसके अंदर, थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। सबसे पहले तो मॉक्स की बात आती है, तो मॉक्स हमें कितने देने चाहिए? अगर मेरे प्रेपरेशन स्टेट अभी खराब है या मैं 50 मार्क्स को स्कोर कर पा रहा हूँ, या मुझे अब कितने सेक्शनल्स देने चाहिए? तो सबसे पहले जब मॉक की बात आती है तो मैं तुम लोगों के लिए पर्टिकुलरली चाहूंगा कि ऑल्टरनेटिव डे पे मॉक दो। बहुत सारे बच्चों को मैं, जब वो मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम एवरी डे मॉक दे दो। एवरी डे मॉक देने का अलग जोन होता है। हर इंसान के ऊपर एक सिंगल स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है। हर इंसान का लेवल ऑफ प्रेपरेशन अभी तक बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुका है। क्लाट में टोटल अप्रोक्सीमेटली 70,000 बच्चे हर साल बैठते हैं। सीरियस पढ़ के जाने वाले एस्पिरेंट्स जो होते हैं क्लाट एग्जाम में, वो ऑलमोस्ट 10,000 होते हैं। 10,000 में हायर साइड पे बोल रहा हूँ, जो बहुत ही सीरियसली पढ़ के जाते हैं कि मुझे सच में एग्जाम निकालना है। कंपटीशन वाइज देखोगे तो सिर्फ तुम्हें इन 10,000 लोगों से फाइट करना है और इन 10,000 लोगों से जीतना है, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर एग्जाम्स इन इंडिया। तो मॉक्स एवरी ऑल्टरनेटिव डे पे दो। फॉर एग्जाम्पल तुमने प्लान कर लिया MWF को मॉक्स देने ही देने हैं, इन दिनों को अब तुम स्किप नहीं कर सकते हो। अब MWF को अगर मॉक दे रहे हो तो TTS को एनालिसिस करो। तो यहाँ पे हमने मॉक्स दिए, ये मॉक डेज हो गए तुम्हारे, और ये एनालिसिस डे हो गए। अब इसके बाद सेक्शनल कितने देने हैं? तो सेक्शनल में प्लान कर लो। जो रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन का मतलब हो गया 3 सेक्शंस। फर्स्ट इज लीगल, सेकंड इज क्रिटिकल रीजनिंग एंड थर्ड इज इंग्लिश। इन तीनों के सेक्शनल तो तुम्हें एवरी डे देना है, यानी कि एक एक सेक्शनल मिनिमम इनका सॉल्व करना है और इसकी भी एनालिसिस करनी है ऑन द सेम डे। अब ये दोनों चीजें होती कैसे हैं कि हम मॉक दें और एनालिसिस करें? अच्छा, एवरीडे मॉक क्यों नहीं देना है उसका भी बहुत सिंपल सा मैं रीजन बता देता हूँ। क्योंकि तुम्हें मॉक के मार्क्स इंप्रूव करने हैं। रोज मॉक दोगे तो मार्क्स इंप्रूव नहीं कर पाओगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि हमारे मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। मैं, ये थर्ड पॉइंट था हम लोग का कि मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं। मैं सेकेंड पॉइंट को एक बार कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो ये तो हो गया मॉक प्लस सेक्शनल। इसके साथ ही प्लान कर लो एवरीडे बेसिस पे कि तुम कुछ टॉपिक्स पढ़ोगे ऑफ जीके। और जीके के जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं तुम्हें, कोशिश करना ये सारे के सारे टॉपिक्स न्यू टॉपिक्स हों। जो एग्जाम के लास्ट 5 डेज होंगे, सिर्फ एग्जाम के पहले के लास्ट 5 डेज में रिवीजन करना है। उसके पहले रिवीजन एवरीडे बेसिस पे मत करो, क्योंकि बहुत ज्यादा हासिल हो जाती है जब हम लोग रोज रोज रिवीजन करने लगते हैं उस चीज को पढ़ के। तुम जब रिवीजन करोगे तो तुम्हें चीजें ऑटोमेटिकली ध्यान आने लगेंगी। लास्ट 5 डेज में कोशिश करना 2 बार रिवीजन हो जाए। और इंपॉर्टेंटली, हर चीज को तुम याद नहीं कर सकते हो। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसी भी टीचर को भी याद नहीं रहती है। तो जब लेकिन तुम एग्जाम हॉल में उस क्वेश्चन को देखोगे, वहां पे उसके ऑप्शंस देखोगे, तो उन ऑप्शंस को देख के तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उन चीजों को रीगेन कर लेगा, रिकॉल कर लेगा, और वहां पे तुम आंसर कर पाओगे इजीली। तो इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है, सबकॉन्शियस में याद रहेगा। लास्ट 5 डेज जो हैं वो स्पेसिफिकली हैं फॉर रिवीजन। इसके बियॉन्ड रिवीजन के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समय खराब मत करो। न्यू टॉपिक्स जितने ज्यादा हो सके वो सारे के सारे पढ़ लो। न्यू टॉपिक्स के लिए मैंने सोचा है इसके बाद एक और वीडियो लाने का, जिसमें मैं तुमको बता दूंगा 450 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो तुम्हें बिना पढ़े एग्जाम हॉल में घुसना नहीं चाहिए। इसके साथ ही मैंने सोचा है एक और चीज करने के लिए कि मतलब ये तुम्हारी प्रायोरिटी 1 होनी चाहिए कि ये टॉपिक्स तो मैं बिना स्किप किए जा ही नहीं सकता हूँ, ये 50 टॉपिक्स तो मुझे पढ़ना ही है। इसके साथ ही मैंने कुछ नोट्स भी रिलीज किए हैं, तुम जाके डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो उन नोट्स को, उन टॉपिक के नोट्स को। आई बिलीव वो भी तुम्हारे काम आएंगे। तो इस तरह से तुम्हें अपने लिए एक टास्क लिस्ट बना लेनी है। हर इंसान के लिए एक डिफरेंट टास्क लिस्ट हो सकती है। अगर तुम्हें डिफिकल्टी हो रही है इन मेकिंग द टास्क लिस्ट, तो तुम कनेक्ट कर सकते हो मुझसे व्हाट्सएप पे। मैं तुम्हें जो भी हेल्प कर सकता हूँ मैं कर दूंगा फॉर नो कॉस्ट। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि मॉक के मार्क्स को कैसे इंप्रूव करना है। तो देखो, मॉक के मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए जो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे बेस्ट मेथड होती है मैं उसको बताने वाला हूँ। जब भी हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो 3 सिचुएशंस हो सकती हैं तुम्हारे सामने। अब ये 3 सिचुएशंस क्या होती हैं
इनको हम लोग बहुत बार गलत जज करते हैं। तुम तीनों सिचुएशंस को समझने की कोशिश करना। तुमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के तीन कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। फर्स्ट एंड बेस्ट कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि तुमने करेक्ट आंसर को मार्क किया। सेकंड सेकंड बेस्ट कॉन्सिक्वेंस यहां पे हो सकता है कि तुमने आंसर को इनकरेक्ट मार्क किया। अब इनकरेक्ट सेकंड बेस्ट कॉन्सिक्वेंस क्यों है? क्योंकि उस क्वेश्चन को तुम में अटेम्प्ट करने की हिम्मत थी, यानी कि तुमको ये प्रोबेबिलिटी थी कि शायद ये क्वेश्चन सही हो सकता है। तुक्का मार रहे हो तो बात ही अलग है, तुक्के उक्के वाला गेम नहीं चलता है, तुक्के से सिलेक्शन नहीं हो सकता है तुम तुक्के मारने में बहुत अच्छे हो, मॉक टेस्ट में तुम्हारे तुक्के अच्छे लग जाते हैं, लेकिन रियल एग्जाम में नहीं लगेंगे। मैंने बहुत 30 मार खान देखे हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हम तो बेस्ट तुक्केबाज हैं, किसी का तुक्का नहीं लगता है। अब इसके बाद थर्ड सिचुएशन होती है कि तुमने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है पेपर, यानी कि तुम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। ये जो तीनों सिचुएशंस है, इनमें सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या होगी तुम्हें पता है? सेकंड बेस्ट होती है इनकरेक्ट है, लेकिन तुम्हारे पास, तुमको ये आइडिया था कि मेरा क्वेश्चन सही हो सकता है, इसलिए तुमने अटेम्प्ट किया था। थर्ड होती है अनअटेम्प्टेड है। तो अनअटेम्प्टेड जो क्वेश्चन है, इस पे से फोकस हटा दो, इसको एब्सोल्युटली भूल जाओ। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा सबसे बिगेस्ट फोकस जो होना चाहिए, दैट शुड बी योर करेक्ट क्वेश्चंस जो तुमने करेक्ट मार्क किए हैं। सेकंड फोकस होना चाहिए तुम्हारा इनकरेक्ट। ये हो गया हम लोग का P1, ये हो गया P2, और ये हो गया हम लोग का प्रायोरिटी 3। तो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 में मैंने डिवाइड कर दिया है। अब जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो इस एनालिसिस में पहली चीज ये सोचो कि मैं अपनी स्पीड को कैसे इंप्रूव कर सकता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाता। तो स्पीड को इंप्रूव करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो क्वेश्चंस मैंने करेक्ट किए थे, उन करेक्ट क्वेश्चंस को मैं दोबारा रीड करूं और उनको समझने की कोशिश करूं कि क्या लॉजिक लगाता मैं, या क्या एक स्टेप को कैंसिल करता जिसकी वजह से मैं जल्दी आंसर पे अराइव करता, या क्या मैंने एक्स्ट्रा थॉट प्रोसेस लगाई जो मुझे नहीं लगाने की जरूरत थी, या मुझे किस इस क्वेश्चन को और कैसे बेहतर तरीके से समझना चाहिए। क्योंकि तुम्हें ये क्वेश्चन ऑलरेडी समझ आ रहा है, तो इस पे वर्क करना कंपैरेटिवली इजियर एंड फास्टर होगा। हम लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे, कि जो करेक्ट क्वेश्चंस पे ध्यान देगा वो अपनी स्पीड को तेजी से इंप्रूव कर पाएगा, वो लास्ट डेज में जीत पाएगा। अब इसके बाद सेकंड बात आती है इनकरेक्ट क्वेश्चंस की। इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए कि इनको मैं कल की तारीख में जब नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करूं तो मैं इनको करेक्ट मार्क कर पाऊं। इसके बियॉन्ड तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है इस पे। यहाँ पे हमारा गोल क्या है? यहाँ पे हमारा गोल है टू इम्प्रूव द स्पीड, कि मैं एक ऐसी चीज को लर्न कर लूं, एक ऐसे तरीके को लर्न कर लूं जिससे मैं फास्टर सॉल्व कर पाऊं। फॉर एग्जाम्पल टोन्स का क्वेश्चन है। अब टोन्स का क्वेश्चन अगर मैं कर रहा हूँ, या फिर और पहले मैं इजियर एग्जाम्पल लेता हूँ, मैथ्स का क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैथ्स के क्वेश्चन में मैं क्या स्टेप को कट कर सकता था जिससे मैं आंसर पे जल्दी अराइव करूंगा? लीगल के क्वेश्चन में मैं क्या थॉट से पढ़ूं, या क्या मैं फालतू में सोच तो नहीं रहा हूं, मैं सिचुएशन को और ज्यादा बढ़ा तो नहीं रहा हूं कि मैंने लीगल का सवाल रीड किया और मैं अपने थॉट्स में खो गया। बहुत सारे लोगों के साथ होता है ये। क्या मैं पैसेज में खो तो नहीं जा रहा हूँ, पैसेज मुझे सेकंड रीड तो नहीं मांग रहा है? तो अब इन चीजों को पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि तुमने आंसर को करेक्ट मार्क किया था तो तुम इसको पहले सॉल्व कर सकते हो। अब इनकरेक्ट को हमने करेक्ट करने की कोशिश की। इसके बाद जो हमारा थर्ड जोन था, वो है अनअटेम्प्टेड। तो ये जो अनअटेम्प्टेड वाला जोन है, ये हमारे थर्ड प्रायोरिटी होना चाहिए कि इसको हम लोग अटेम्प्ट करने के जोन पे ना जाएं। इसमें भी आपको करेक्शन ढूंढने के जोन पे जाना है कि अगर मैं अटेम्प्ट करूंगा तो मेरा करेक्ट आंसर ही होगा। ठीक है, मैं करेक्शन की तरह तरह इसको देखूं, मैं इस तरह से ना देखूं कि मैं पहले इनकरेक्ट करूंगा फिर करेक्ट करूंगा। तो अब हमको अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस में सिर्फ ये देखना है कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करता, और इसकी एनालिसिस की थॉट जो होनी चाहिए वो डायरेक्टली होनी चाहिए कि मैं करेक्ट आंसर में क्या थॉट लगाता हूं, उसी थॉट को मैं इंप्लीमेंट कर दूं। उस थॉट को लाओगे, इजी हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक सी स्ट्रैटेजी है टू इंप्रूव मार्क्स, और इससे आपको कॉन्सिस्टेंटली अपने मार्क्स बढ़ते हुए दिखेंगे हर मॉक के बाद। अब जब ऑल्टरनेटिव डेज पे, फॉर एग्जांपल TTS पे जब तुम एनालिसिस करोगे, तुम एक हफ्ते बस करके देखो, तुम्हारे पास इतना समय बचा हुआ है, क्योंकि मैं गारंटी देके बोल सकता हूं तुम्हारे 5 to 6 मार्क्स इजीली बढ़ेंगे। प्लस इस स्ट्रैटेजी से तुम्हारा टाइम भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा ओवरऑल अटेम्प्ट करने का। ये दो चीजें फॉर श्योर होंगी। अच्छा, मार्क्स कब बढ़ेंगे? जब उसी लेवल का डिफिकल्टी का मॉक टेस्ट होगा। तो दो एक जैसे लेवल ऑफ डिफिकल्टी के मॉक टेस्ट दो, उसमें से एक मॉक को अटेम्प्ट करो, उसको एनालाइज करो, और तुम 2 दिन बाद नेक्स्ट मॉक को अटेम्प्ट करो, तुम्हारे मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे। फोर्थ स्टेप पे आ जा रहे हैं हम लोग कि जीके का और लीगल का एंड प्लस अदर सेक्शंस का क्या प्लान होना चाहिए।
देखो मैं एकदम जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ क्या प्लान करना चाहिए तुम लोग को। जीके में जैसा कि मैंने बताया, मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमको शेयर करूंगा। ये 50 के 50 टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने ही होंगे, इनको तुम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। बाय द वे, इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसरो वन ऑफ द की टॉपिक्स है फॉर एग्जाम। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है इसरो से क्वेश्चन आने की। तो इसरो पूरा का पूरा जो इसके मेजर टॉपिक्स थे वो मैंने कवर किए हुए हैं एक यूट्यूब वीडियो में, तुम उसको जाके देख सकते हो। हालांकि तुम मेरे पूरे चैनल को देख सकते हो, वहां पे बहुत सारे जीके के टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने कवर किए हैं, और वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो उद्दू फुद्दू टॉपिक है। तो वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको फॉर श्योर कवर कर लो अपने लेवल पे और उनके नोट्स बना लो। इसके बाद तुम्हें हर टॉपिक का ध्यान रखना, नोट्स बनाने हैं। विदाउट नोट्स पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा। किसी भी एक पर्टिकुलर मैगजीन को उठा के रीड करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत दिन तक तुम्हारी हेल्प नहीं होगी। अ, अब हमें मोस्टली फोकस करना है ऑन न्यू टॉपिक्स। न्यू टॉपिक से मतलब होता है जो टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़े हैं मैं उन टॉपिक्स पे फोकस कर रहा हूँ। मॉक से परेशान मत हो, मॉक में नहीं बना है जीके, कोई बात नहीं। जीके ऑफ मॉक्स बहुत डिफरेंट होता है, जीके तुमने टॉपिक्स को कवर किया है वो बहुत डिफरेंट होता है। इन दोनों में से कोई भी चीज आ सकती है, लेकिन तुम जब अपनी पेज पे टॉपिक्स को कवर करते जाओगे तो तुम्हारे पास ज्यादा बेटर मेट्रिक होगा ऑफ ओवरऑल योर प्रेपरेशन। तो अब न्यू टॉपिक को कवर करते जाओ। लास्ट का जो एक वीक होगा या लास्ट के 5 डेज होंगे, 7 to 5 डेज, इनमें प्लान कर लेना अपनी रिवीजन। तो रिवीजन के लिए ये एक डेडिकेटेड फेज है जहां पे तुम सिर्फ रिवाइज कर रहे हो, बाकी कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हो, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट नहीं कर रहे हो। बेसिक एक दो मॉक्स वगैरह दे दिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि तुम कर भी नहीं पाओगे, मतलब प्रैक्टिकली तुम्हें ये चीज फील होगी कि तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम बहुत स्टक फील करोगे उस फेज में। लास्ट के ये जो डेज होते हैं ये सिर्फ मॉक्स में जाते हैं, उसकी एनालिसिस में जाते हैं और जीके के रिवीजन में जाते हैं। इसके बियॉन्ड कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है जीके में। अब यहाँ से अगली बात आती है लीगल रीजनिंग की। तो लीगल रीजनिंग में क्या करना चाहिए? तो लीगल में सारे लोग बताते हैं कि लीगल के जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ लो, लेकिन अगर तुमने अभी तक लीगल के बेसिक टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, कोर 4 टॉपिक्स प्लस अदर 4 टॉपिक्स, तो अब इन्हें पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अब तुम इन्हें पढ़ोगे तो इनको पढ़ने में ही तुम्हारा पूरा वक्त चला जाएगा, इनको समझने में ही पूरी तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। अब क्या करो, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए मतलब मैंने एक बहुत ही अच्छी सी 2 वीडियोस की सीरीज बनाई है, तुम लोग जाकर उसको भी देख सकते हो। उसको देखने से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हमें करेक्ट आंसर को ढूंढने के लिए क्या 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 4 मेट्रिक्स मैंने बताए हैं, उसमें 4 पैरामीटर्स बताए हैं। उन 4 चीजों को लगा के तुम हर बार करेक्ट आंसर पे अराइव कर सकते हो। उसी वीडियो का जो फॉलो अप सेकंड सीरीज का वीडियो है उसके अंदर मैंने बताया है, इस चीज को अप्लाई करके दिखाया है ऑन अ क्वेश्चन। तो तुम उसकी एप्लीकेशन भी वहीं पे समझ पाओगे, तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ओवरऑल समझने में। सिर्फ 4 चीजें हैं, उन 4 चीजों का अगर ध्यान रखोगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, और यहां से मिनिमम 150 से 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे, क्योंकि तुम्हारी स्टेट बहुत खराब है। एक्स्ट्रा मतलब बियॉन्ड सेक्शनल्स, बियॉन्ड मॉक्स, तब तुम्हारे लिए इजियर होगा थोड़ा सा एग्जाम, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ये जो 150 क्वेश्चंस हैं ये अलग अलग नेचर के होने चाहिए, अलग अलग टॉपिक्स के होने चाहिए, और इसमें बहुत सारा CLA होना चाहिए, करंट लीगल अफेयर्स। और अगर तुम्हें ये क्वेश्चंस चाहिए तो तुम लोग जाके पोर्टल से ले सकते हो ऑफ जीके थेरेपी सेंटर, वहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं। इसके बाद अदर टॉपिक्स के लिए क्या करना है? तो अदर टॉपिक्स में सबसे पहले जो हम लोग के लिए चैलेंजिंग टॉपिक आता है दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि तुम चिया दीदी ने एक पूरा का पूरा बैच में तुम्हें पढ़ाया था। 5 डेज की क्लासेस थी, हर क्लास जो है बहुत बड़ी क्लास नहीं है, 1.5 1.5 घंटे की क्लास है, उसके अंदर सारे के सारे बेसिक्स कवर्ड है। क्योंकि विदाउट बेसिक्स CR सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो उस बैच की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। सिर्फ इसी इंटेंट से बनाया गया था कि जो भी बच्चे नहीं पढ़े हैं कुछ भी, उनकी हेल्प हो सके। आई बिलीव 200 रुपीज कॉस्ट है, और तुम अगर चिया दीदी का कूपन कोड यूज कर लोगे Chia25, तो तुम्हें 25% ऑफ भी मिल जाएगा उस पर। तो उसको जाके बाय कर सकते हो और उससे लर्न कर सकते हो, एंड वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगली बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए क्या करना है? तो इंग्लिश में अब तुम बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट नहीं कर पाओगे, डिवोट नहीं कर पाओगे। फोकस करो सेक्शनल्स पे एंड उसकी एनालिसिस पे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, सेक्शनल एनालिसिस प्लस जो मॉक्स कर रहे हो दैट विल बी सफिशिएंट। अब तुम्हारे पास ये वक्त नहीं है कि तुम एक एक टोन पढ़ो या अलग अलग चीज़ों को टाइम इन्वेस्ट करके पढ़ो, वो चीज़ नहीं हो सकती है। लास्टली मैथ्स।
क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम्हारी बहुत अच्छी प्रेपरेशन नहीं है, सिर्फ परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ लो। इसके बियॉन्ड परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर पढ़ लोगे तो एक सेफ जोन में पहुंच जाओगे। अब मैथ्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यूज होते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन फास्टर, इसके लिए मैंने एक नोशन शीट बनाई हुई है जो कि ओपन है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुम लोग जाके इस नोशन शीट को देख सकते हो, तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूला एक सिंगल प्लेस पे मिल जाएंगे। टॉपिक्स पे किन पे फोकस करना है? सिर्फ दो टॉपिक्स पे, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। थर्ड टॉपिक की तरफ मत जाओ, ये तुम्हारा प्रायोरिटी 1 है, ये तुम्हारा प्रायोरिटी 2 है। तो प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 पे फोकस करो, एक बार ये हो जाएंगे, उसके बाद प्रायोरिटी 3 के लिए मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा इसके बाद क्या करना है तुम्हें। अब लास्ट एंड फेज ऑफ द वीडियो पे आ जाते हैं हम लोग। एंड फेज में हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले थे, अटेम्प्ट करने का, सेक्शंस को अटेम्प्ट करने का क्या ऑर्डर होना चाहिए। तो देखो, हर इंसान का एक डिफरेंट ऑर्डर होता है। मैं अपने हिसाब से मेरे लिए क्या परफेक्ट ऑर्डर वर्क करता है तो मैं बता देता हूँ। जो मैं जब मैं क्लाट दे रहा था उस वक्त पे मैं जैसे यूज करता था, मेरे वक्त पे क्लाट थोड़ा सा डिफरेंट होता था, लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो होती थी वो इससे कंपैरेटिवली ज्यादा होती थी। आज जो तुम फेस कर रहे हो उससे डिफिकल्ट एग्जाम होता था मेरे वक्त पे। तो मैंने जो ऑर्डर फॉलो किया था अपनी एक ट्रिपल डिजिट रैंक लाने के लिए, मैं तुम्हें वही ऑर्डर बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज जहां से मैं स्टार्ट करता था, दैट वाज लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग से इसलिए करता हूं मैं स्टार्ट क्योंकि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है मुझे लीगल रीजनिंग पे। कि जीके में ऐसा हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो मुझे नहीं बनेगा, या कुछ भी डिफिकल्टी फेस कर सकता हूँ मैं। इंग्लिश सीआर में डिफिकल्टी फेस कर सकता हूँ, मैथ्स तो माशाल्लाह ही। तो लीगल रीजनिंग मुझे सबसे सेफ लगता है और हाईएस्ट स्कोरिंग लगता है और हमारा फेवरेट होता है। तो लीगल रीजनिंग में मुझे रीडिंग की रिदम भी मिल जाती है और मैं फास्टर रीड करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो लीगल रीजनिंग से तुम स्टार्ट कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे इसी तरह से करते हैं। इसके बाद सेकंड सेक्शन मेरे हिसाब से शुड बी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। यहाँ पे होता क्या है, जो एग्जाम का स्टार्टिंग फेज होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इस स्टार्टिंग फेज में मैं अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। स्ट्रेंथ पे फोकस करने से होगा क्या, कि मुझे पता है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, यानी कि अगर हम लोग न्यूमेरिकली देखें जो कि तुम्हारे काफी वीक हैं, तो 50% ऑफ पेपर मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर लूंगा। अब मान लो लीगल रीजनिंग मैंने 35 मिनट्स में किया, 10 मिनट में मैंने कर दिया जीके, तो टोटल 45 मिनट्स के अंदर मैंने 50% ऑफ पेपर को कर दिया, यानी कि मैंने 60 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया। और ये 60 मार्क्स में मेरे हाईएस्ट नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी है कि सबसे ज्यादा मार्क्स मैं इन्हीं दोनों सेक्शन में मिला के निकालूंगा। अब जो रिमेनिंग 60 है, इसमें मैं सीआर अटेम्प्ट कर सकता हूं अगर मेरा सीआर स्ट्रांग है तो, या तो इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकता हूं। और उसके बाद यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा कि अगर मैंने सीआर अटेम्प्ट किया है तो यहाँ पे इंग्लिश होगा और यहाँ पे सीआर होगा। तो ये इंटरचेंजेबली वर्क करेंगे, कि ऊपर मैंने सीआर किया है तो उसके बाद मेरे को इंग्लिश करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने इंग्लिश किया है तो यहाँ पे मुझे सीआर करना पड़ेगा। मैं अपने हिसाब से मैथ्स को लास्ट में रखता हूँ क्योंकि मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं था। मैं साइंस स्टूडेंट था, लेकिन मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं था, मुझे टाइम लगता था। तो यहाँ पे मुझे अगर टाइम बचेगा तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। तो मैं तुम्हें स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि मेरी जो अप्रोच थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच रखो। तुम लोग मैथ्स के क्वेश्चन देख जरूर लेना, परसेंटेज के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जाके सिर्फ पर्टिकुलरली चूज करके उन्हें सॉल्व कर दो। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, चूज करो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो, बाकी सारे छोड़ दो। तो उससे क्या होगा, एक बेसिक गुड मार्क्स तुम लेके आ जाओगे इन मैथ्स भी। लेकिन एक और चीज को तुम फॉलो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मैथ्स को यहाँ पे रिप्लेस कर दो। तो मैथ्स यहाँ अगर थर्ड सेक्शन की तरह आ गया है तो उसके बाद तुम चूज कर सकते हो सीआर इंग्लिश में से किसी को भी, और इंग्लिश सीआर में किसी को भी। तो इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, मैथ्स को यहाँ पे प्लेस करके। मैथ्स स्कोरिंग होता है, लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा दम चाहिए होता है स्कोर करने के लिए, और अगर उस कॉन्फिडेंस हिम्मत के साथ तुम अटेम्प्ट करते हो तो डेफिनेटली तुम मैथ्स में भी थोड़े बहुत मार्क्स ले आओगे। आई बिलीव कुछ चीजें तुम्हें हेल्प की होंगी, कुछ चीजें तुम्हें थोड़ी सी वेग लगी होंगी क्योंककि कोई भी 100% कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो तुम रीच कर सकते हो। तो बाकी कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बाकी मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है।